प्यारे मित्रों, यदि आप 20 अगस्त को सीटेट के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो 2020 में जो एग्जाम कराया गया था ऑफलाइन, इसका जो है पेपर यानी ऑफलाइन वाला पेपर का प्रैक्टिस सेट जरूर करके जाइएगा। हम आपको इसी वीडियो में प्रैक्टिस कराने वाले हैं। इस वीडियो से आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि ऑफलाइन के एग्जाम में यदि आपको कल ही बैठना पड़ जाए तो कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीडीपी का प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए देर न करते हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। ऑप्शन लिखा गया है असफलता अनियंत्रित है, योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है या प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम आपको बता दें इसका जो राइट आंसर होगा योग्यता सुधार्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में कल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। ऑप्शन अन्वेषण और संवाद, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बारंबार परीक्षाएं। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। क्या होगा अन्वेषण और संवाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाए, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो या अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए। यानी बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाता है, तभी जो है बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है अधिगम की सर्वोच्चतम अवस्था कौन सी है। कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना, उच्च भय, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। अधिगम की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। अधिगम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं या बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, या बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, या बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो हम आपको बता दें अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया है एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तित्व वाक्य क्या दर्शाता है। क्या दर्शाता है। ऑप्शन मनोवैज्ञानिक विकार दर्शाता है, या संज्ञानात्मक अपरिपक्वता दर्शाता है, या स्व नियमन दर्शाता है, या आत्म केंद्रिता दर्शाता है। सेल्फ है यानी स्व नियमन दर्शाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, या विद्यार्थियों को नामांकित करना, या योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, या विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य कैसा होना चाहिए। लक्ष्य यही होना चाहिए कि विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, यही लक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा गया है बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। ऑप्शन आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, या केवल आनुवांशिकता पर, या केवल पर्यावरण पर, या न आनुवांशिकता और न ही पर्यावरण पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। आनुवांशिक एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया, एक खेल के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, या लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, या लैंगिक भेदभाव को कम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सब लोग जान गए हो, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है ना, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, या अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, या विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, या ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तो एक प्रगतिशील जब कक्षा रहेगी तो उसमें जो है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। यही क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या दर्शाती है? बताइए। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, या बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी, या अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी, या छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हम आपको बता दें, लेव वाइगोस्की के एक सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। बच्चों की समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक है। दूसरा, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। तीसरा, विद्यालय के समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक है। चौथा, समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। तो आप जानते हो परिवार एक प्राथमिक कारक होना चाहिए। परिवार क्या होना चाहिए? प्राथमिक होना चाहिए। परिवार से ही बच्चा जो है सब कुछ सीखता है, शुरुआत करता है। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है, ठीक है, और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। यही क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 13, यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है? बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती। बुद्धि लब्धि यानी IQ केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। कह रहा है कि एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। चौथा, की विभिन्न दशाएं हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है? बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाओं पर जोर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। किस चरण को दर्शाता है? ऑप्शन दिया गया है, अमूर्त संक्रियात्मक, प्रथा पूर्व, प्रथागत, उत्तर प्रथागत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। नैतिक विकास के प्रथागत जो है, नैतिक विकास के प्रथागत चरण को दर्शाता है, ठीक। यदि आपको अपने मित्रों को भी शेयर करना है तो इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है लेते हैं 15, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास के संदर्भ में, विकास बहुआयामी होता है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, या चौथा, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। तो हमको बता दें, विकास निरंतर चलता रहता है, तो विकास बहुआयामी होता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकास बहुआयामी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा गया है कि लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। संतुलीकरण, सांस्कृतिक उपकरणों, गुणारोपण या अभिप्रेरणा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक उपकरणों,
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक उपकरणों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। स्कीमा मनोबंध के रूप में वर्णित करते हैं, या मनोवैज्ञानिक उपकरणों में, दीपक अनुक्रिया संबंध में, या विकास का समीपस्थ क्षेत्र। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कीमा मनोबंध को। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, या अमूर्त सोच का विकास, या विचार सोच में केंद्रीकरण का परिकल्पित निगमनात्मक सोच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोच में केंद्रीकरण। ठीक है मित्रों, यदि आपको टेस्ट देना अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? छात्र जिसका आसक्त शरीर है, मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर क्या होगा? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है बताइए? अमूर्त मूर्त सांवेदिक, सांवेदिक मूर्त अमूर्त, अमूर्त सांवेदिक मूर्त, मूर्त अमूर्त सांवेदिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांवेदिक मूर्त अमूर्त। ठीक है, क्या है? एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? ऑप्शन: अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, या योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखना चाहिए? अगर प्रगतिशील कक्षा है तो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की योजना के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन: हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए एक अवसर प्रदान करने चाहिए, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों या आवेदी समरूपी निर्देशों, या सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। यहीं पे क्या होगा? समावेशी कक्षा का एक समावेशी कक्षा में जो है किस पर जोर देना चाहिए? हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए जोर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? देखिए क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, या दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, या संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, या व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? असतर्कता है, या कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अबसारी चिंतन, अति सक्रियता। इसका राइट आंसर क्या होगा? अबसारी चिंतन, अपसारी लिखा गया अपसारी, एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी। तो ये राइट आंसर क्या होगा? अपसारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें,
विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। देखिए, थर्ड लिया गया है विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, या फोर्थ सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ठीक है, चलिए, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। या फोर्थ, इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम की अप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? ऑप्शन, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, बच्चे को दंड देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्मिंदगी क्या है? बताइए। शर्मिंदगी, ऑप्शन, शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, या शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, या शर्मिंदगी का बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए ये बहुत प्रभावशाली है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? ऑप्शन, अनुकरण, नकल और दोहराना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके जो है 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ईमानदारी से। देखिए, ये जो है बुकलेट आपको अपने मित्रों को भी भेजना है, तो इस वीडियो को भेज सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।